नमस्कार। हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम बंग आंदोलन के बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इसके अंतर्गत पूर्वी बंगाल और आसाम के नए प्रदेश का निर्माण किया गया और उसके लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। इस नए प्रदेश की राजधानी ढाका रखी गई। शेष हिस्सा बंगाल ही बना रहा। इस शेष हिस्से के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आते थे और इसकी राजधानी कलकत्ता में ही रही। बंगाल को विभाजित करने का असली कारण राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना था। समूचे देश ने इस चुनौती को स्वीकार किया और विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इस विभाजन का एक उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों में फूट पैदा करना था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में विराट जनसभा हुई। इन सभाओं में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इस जनविरोध के बावजूद कर्जन की बंगाल विभाजन की घोषणा को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कार्यान्वित कर दिया गया। बंगाली जनता ने 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया। उस दिन बंगाल में पूरी हड़ताल रही। इस अवसर पर जो कार्यक्रम अपनाए गए थे वे इस प्रकार से थे। बंगाल के विभाजित हिस्सों की एकता के प्रतीक स्वरूप पुरुषों की कलाइयों में लाल धागे बांधे गए, हड़ताल और उपवास किए गए। बुनकर उद्योग की सहायता के उद्देश्य से सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा एक राष्ट्रीय निधि की स्थापना का प्रयास किया गया। सार्वजनिक सभाओं का आयोजन, विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें उदारवादियों का वर्चस्व था, उसने भी बंगाल विभाजन की कटु आलोचना की। नवयुवकों और विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लिया। शहरों की सड़कें वंदे मातरम के गान से गूंज उठी थी। विदेशी माल के बहिष्कार का आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब ब्रिटिश सरकार जो है उसने बंगाल विभाजन विरोधी जन आंदोलन को दबाने के लिए दमन नीति का सहारा लिया। सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। अध्यापकों को चेतावनी दी गई कि वे अपने छात्रों को इस आंदोलन से दूर रखें। अनेक देशभक्त प्रदर्शनकारियों को बंदी बनाकर अमानवीय सजाएं दी गई। मेमन-सिंह जिले में 2 लड़कों पर मात्र इसीलिए जुर्माना किया गया कि वे वंदे मातरम का गान कर रहे थे। सरकार शिक्षा विभाग का पूरा इस्तेमाल छात्रों को आंदोलन से दूर रखने में कर रही थी और धमकी दे रही थी कि जिस स्कूल के अधिकारी अपने छात्रों को इस आंदोलन से अलग नहीं रख पाएंगे, उनकी मान्यता छीन ली जाएगी और उसे सरकारी मदद नहीं दी जाएगी। सरकार की इस नीति के चलते बहुत से छात्र और शिक्षक जो थे उनको स्कूलों से हटा दिया गया। ये जो आंदोलन था इसका महत्वपूर्ण परिणाम विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया जाना था। आगे चलकर महात्मा गांधी ने स्वदेशी को राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रमुख अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। बंग की अवधि में लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक खाई उत्पन्न कर दी, जो कि आगे चलकर गहरी होती चली गई और सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति का नासूर बन गई। ये आंदोलन दिसंबर 1911 ईस्वी तक चलता रहा। इसके बाद भारतीयों के इस संगठित विरोध को शांत करने के लिए भारत सरकार को विवश होकर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो था इसको रद्द करना पड़ा और ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। पहली बार ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनमत के समक्ष झुकना पड़ा। इससे भारतीय जो थे इनमें एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया।
बंगाल विभाजन जो था, इसके बाद जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी उसने कांग्रेस के दोनों गुटों यानी कि उदारवादी और उग्रवादियों में पहले से विद्यमान जो विरोध था उसको और अधिक गहरा कर दिया। बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस का अधिवेशन 1905 ईस्वी में बनारस में गोखले की अध्यक्षता में हुआ। बंगाल में बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन जोरों पर था और सरकार का दमन चक्र भी बर्बरता की सीमा को लांघ रहा था। कांग्रेस के बहुत से सदस्य क्रोधित और उत्तेजित थे, अतः सम्मेलन में हंगामे की आशंका थी। उदारवादी और उग्रवादियों की पहली भिड़ंत प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत पर हुई। उदारवादी उनके हार्दिक स्वागत का प्रस्ताव पास करना चाहते थे। तिलक और लाला लाजपत राय ने स्वागत प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। गोखले जो थे, इनके व्यक्तिगत अनुरोध पर लाला लाजपत राय ने इस शर्त पर विरोध को त्याग दिया कि प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया हुआ नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद बंगाल के बाइकॉट आंदोलन पर प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव में आंदोलन को कुचलने के सरकारी प्रयास की निंदा की गई, लेकिन बाइकॉट के संबंध में दोनों गुटों के बीच विरोध उभर कर सामने आया। उग्रवादी नेता बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन को सारे देश में फैलाना चाहते थे, जबकि उदारवादी इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। 1905 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की एक मुख्य घटना ये रही कि अधिवेशन के सबसे पहले उदारवादियों ने अपने समर्थकों के साथ अलग बैठक की और इस अलग बैठक से दोनों पक्ष जो थे इनके मध्य तनाव और अधिक बढ़ गया। दादा भाई नौरोजी जो हैं वो 1906 ईस्वी के कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने। अधिवेशन के कुछ महीने पहले से ही उग्रवादियों ने तिलक और लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने की मुहिम शुरू कर दी, किंतु उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दूर रखने के लिए बड़ी तिकड़मबाजी की और इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी जो हैं इनको अध्यक्ष बनाया गया और राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध करना अनुचित समझा। फिर भी उग्रवादी जो थे इन्होंने स्वराज्य, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पास करवा लिया। हालांकि कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादी अपने प्रस्तावों को पारित करवाने में सफल हो गए थे, परंतु उदारवादी उन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने को तैयार नहीं थे। इसलिए दोनों गुटों में कांग्रेस के आगामी अधिवेशन पर कब्जा करने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कांग्रेस के दोनों गुटों की शक्ति परीक्षण का स्थल बन गया। उदारवादियों ने अध्यक्ष पद के लिए रासबिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया, किंतु उग्रवादियों ने लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित करने का निश्चय किया। परंतु कांग्रेस में उदारवादियों के बहुमत को देखते हुए लाला जी ने इस पद के लिए अनिच्छा जाहिर की। तब उग्रवादियों ने 12 साल के अश्विनी कुमार दत्त का नाम पेश किया। अध्यक्ष पद के लिए रासबिहारी घोष का नाम प्रस्तावित और समर्थित होने के बाद ही तिलक ने 2 बार स्वागत अध्यक्ष के पास बोलने के लिए पर्चा भेजा, जिसका प्रत्युत्तर शून्य रहा। इसी बीच रासबिहारी घोष जो थे इनको अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। तिलक अब अपने आप को नहीं रोक सके और स्वयं सेवकों को ढकेलते हुए माइक अपने हाथ में ले लिया और संबोधित करने लगे। इसके बाद एक साथ बहुत से उदारवादी उन पर टूट पड़े और उन्हें पकड़कर खींचने लगे और आपस में धक्का मुक्की हुई और फिर तो हर जगह जो है इस तरह की धक्का मुक्की होनी शुरू हो गई। उदारवादी और उग्रवादी दल जो हैं इनके सदस्य जो हैं इनका ये जो अधिवेशन था इसको स्थगित कर दिया गया और ये जो घटना सारी हुई थी ये 27 दिसंबर को घटित हुई। इस प्रकार से गोखले और तिलक के अनुयायी अलग अलग हो गए। उदारवादी अपने को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते रहे, जबकि उग्रवादी अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहने लगे। उदारवादियों का रास्ता था ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ सहयोग और समझौते का, जबकि राष्ट्रवादियों का रास्ता था उनसे संघर्ष का। कांग्रेस की ये जो फूट थी, इस फूट का ब्रिटिश सरकार ने पूरा लाभ उठाया और उग्रवादियों के विरुद्ध अपना दमन चक्र छेड़ दिया। कांग्रेस अधिवेशन से लौटकर लाला लाजपत राय ने पंजाब सरकार के लैंड एलियनेशन और
कोलोनाइजेशन कानूनों के विरुद्ध किसानों का जनमत तैयार किया। पंजाब के किसानों ने व्यापक प्रदर्शन किए जिसमें अंग्रेजी शासन हिल उठा और उसमें लाला लाजपत राय को बंदी बना लिया गया और बिना मुकदमा चलाए ही उन्हें बर्मा के मांडले स्थान पर दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया। इसके बाद विपिन चंद्र पाल को फंसाया गया और 1907 ईस्वी के अलीपुर बम कांड के संबंध में श्री अरविंद की गिरफ्तारी हुई तो विपिन चंद्र पाल को साक्ष्य के लिए बुलाया गया, परंतु पाल ने जाने से इनकार कर दिया। उन्हें अदालत की मानहानि के आरोप में 6 महीने का कारावास दिया गया। अब सरकार तिलक को कारावास में डालने का मौका ढूंढने लगी। केसरी में मुजफ्फरपुर बम कांड पर कुछ अग्रलेख प्रकाशित हुए थे जिनमें ये तर्क दिया गया था कि यदि स्वतंत्रता के इच्छुकों से खुली सशस्त्र क्रांति संभव नहीं हो तो पराधीन जाति के सामने इसके अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं बचता है कि बम आदि का प्रयोग करें। इन्हीं अग्रलेखों के आधार पर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। इस प्रकार से इनके ऊपर जो उग्रवादी थे इनके प्रति अंग्रेज़ सरकार जो है इनके द्वारा काफ़ी दमनकारी नीतियां अपनाई गई और ये जो दमनकारी नीति थी इसी की वजह से देश के नवयुवकों का खून खोल उठा और उन्होंने सरकार से बदला लेने के लिए गुप्त रूप से बम बनाने आरंभ कर दिए। इस कारण देश में क्रांतिकारी और आतंकवादी आंदोलनों का विकास हुआ। थैंक यू।